CA तेजल कटारिया और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं LLP एक्ट 2008 के रिवीजन के साथ। आप लोग को ऑलरेडी मैंने कंपनीज एक्ट का रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है, पार्टनरशिप का भी इसके बाद आएगा और बचे हुए 2 एक्ट्स का भी आने वाला है। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे सबसे पहले LLP एक्ट 2008। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि विद इन एन आवर हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर सके। इसमें मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सारे सेक्शंस भी बताऊंगी। इसके अलावा स्पेसिफिकली जो LLP एक्ट है, LLP एक्ट में कुछ क्या बोल सकते हो आप, एक टाइमलाइंस दिए हुए है ना कि इतने दिन के बाद इतना कंप्लीट ये चीजें करनी है, विद इन दिस टाइम आपने ये चीजें करनी है। जैसे विद इन 30 डेज आपने रिटायरमेंट का नोटिस दो, या मतलब प्रायर 30 डेज आप रिटायरमेंट का नोटिस दो, या 14 डेज में ये करो, 30 डेज में ये करो, है ना। ये बहुत सारे टाइमलाइंस दिए हुए हैं। हम लोग एक बार उन सारी चीजों को भी रिवाइज करेंगे। वो जितने भी टाइमलाइन है उन सारी चीजों को एक जगह पे हम लोग लेके आएंगे एट दी एंड, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे, अलॉन्ग विद दैट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो भी आपके सेक्शंस है वो भी सारे मैं आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद एंड में हम लोग सिर्फ जो टाइमलाइंस है उनका समरी करेंगे। Okay, so let's start without wasting the time with lots of energy everyone. Let's start with revision of LLP Act. LLP Act का सबसे पहला तो आया कब था? आया था ना, याद है आप लोगों को? इस चीज को मैंने आपको अच्छे से लिखवा के दिया था, है ना। अच्छे से हम लोगों ने लिखा था कि LLP जो एक्ट आया था, यस, जो 9 जनवरी 2008 को आया था ऑलमोस्ट, मतलब वो जो नोटिफाई किया गया था उस दिन किया गया था एक्चुअल में। उसके बाद 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला उस पे, एंड देन उसके बाद LLP एक्ट 2009 मतलब 7 जनवरी 2009 को एक्चुअल में LLP एक्ट 2008 जो है वो फॉर्म हुआ था। ये एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है। अब तो हमें देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारा जम्मू कश्मीर का जो क्लॉज है वो ऑलरेडी बहुत सारी जगह से जा चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है LLP एक्ट में 81 सेक्शंस 4 शेड्यूल्स है। ये 4 शेड्यूल में क्या क्या लिखा है? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है जो भी म्यूचुअल राइट्स है, ड्यूटीज है पार्टनर्स के, एंड उसके अलावा जो LLP के जो भी है, तो पार्टनर्स के जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है प्लस LLP के जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो सारी चीजें लिखी कहाँ है? शेड्यूल 1 में लिखी है। शेड्यूल 2, 3, 4 जो है वो बात करता है रिलेटेड टू कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि क्या? फर्म का LLP में कन्वर्जन। मैं पढ़ाते टाइम पे भी आपको ऐसे ही लिखवा के दिया था, याद है आपको? प्राइवेट लिमिटेड का LLP में कन्वर्जन एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का LLP में कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद आगे LLP में कन्वर्जन, ओके। नेक्स्ट आगे द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ROC को आप लोगों ने बताना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। LLP के मतलब LLP को उसके प्रोविजंस बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसके बाद जो आगे आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो LLP का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट दोनों का मिक्सचर करके आया था। जैसे कि कंपनीज में क्या होता है कि जैसे आप लोगों को आगे जाके फीचर्स भी हम लोगों को कि लिमिटेड लायबिलिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है और बहुत सारे बेनिफिट्स है, कॉमन सील है। तो वही सारी अच्छी चीजें कंपनीज एक्ट की एंड पार्टनरशिप एक्ट की कुछ अच्छी चीजें, ये दोनों का मिला के ये LLP एक्ट बनता है। तो पार्टनरशिप, पहले क्या होता था कि पार्टनरशिप मतलब क्या है? दूसरे ने कुछ कांड किया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो उस कांड के लिए भी, तो वो चीजें नहीं चाहिए। बट हमें कंपनीज एक्ट के भी सारे कुछ प्रोविजंस है या कुछ फीचर्स है जो हमें वो चाहिए थे, तो इन दोनों का मिला के आपका LLP एक्ट बना है। LLP एक्ट मीनिंग क्या है? एक लीगल बिजनेस एंटिटी है, एक लीगल बिजनेस एंटिटी है जो लिमिटेड लायबिलिटी रखता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी रखता है पार्टनर्स के साथ। आप पार्टनर्स की भी लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप एक्ट की तरह हम यहाँ पे नहीं करते हैं। एसेट्स जितने हैं, लिमिटेड मतलब क्या? जितने आपके एसेट्स है LLP के उतने ही आप आपके लायबिलिटीज के लिए यूज करेंगे, राइट। एंड इसके अब कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। कुछ डेफिनेशन में सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है? LLP आता है जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी होगा तभी भी चलेगा, एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होगा तो भी चलेगा। ये बॉडी कॉर्पोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये जो बॉडी कॉर्पोरेट लिया है ना, ये जो इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये जो सेक्शन 3 में दिया हुआ है, ये आपको आगे जब हम लोग सेक्शन 5, 6, 7 ये सब
चीजें देखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस जब देखते हैं तब ये काम में आता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो एलएलपी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हुई है या एलएलपी इन इंडिया रजिस्टर हुई है, इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है, या फिर जो कंपनी आउटसाइड है तभी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आएगा। बट ये कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती? हाँ, क्या इंडिया का कंपनी, इंडिया में जो कंपनी है क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता? इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। जो इंक्लूड नहीं होता है वो क्या है? कॉर्पोरेशन सोल, उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी रजिस्टर हुई होगी, या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट करके हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स आएंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट का एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस का डेफिनेशन डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में लिखा है, सेक्शन नंबर याद रखो। बाकी बिजनेस का डेफिनेशन, एंटिटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच आपके एग्जाम में आने के, मतलब इस पे क्वेश्चंस नहीं डाल सकते वो लोग। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, ये ध्यान रखना जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है जहां पे 30 सितंबर को अगर आपका मतलब आपने एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट करी है वो आफ्टर 30 सितंबर करी है, दैट मींस लेट्स टेक एग्जांपल कि 1 अक्टूबर को करी है, ओके। तो अगर आपने 1 अक्टूबर को करी है, 1 अक्टूबर 2021 को लेट्स टेक एग्जांपल करी है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना वो आपका सिर्फ 1 अप्रैल से, हम लोग कैसे 12 महीने कंसिडर करते हैं वैसा नहीं होगा। आपका जो भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, देखो इन्होंने भी एग्जांपल दिया है, वो अगले साल खत्म होगा, यानी कि क्या 31 मार्च 2022 को नहीं, 2023 को खत्म होना है, ओके। 2023 को खत्म हो जाएगा आपका जो भी अगला साल होगा वो। तो ये नोट करके रखना, 30 सितंबर के बाद अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। बाकी इसमें कोई ऐसा फाइनेंशियल ईयर में कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। एलएलपी एक्ट, ये फॉरेन एलएलपी किसे बोलते हैं, ये इस पे भी क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट अब आता है, अब आएगा सेक्शन नंबर 5, ठीक है। कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, मतलब इस पे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम, कोई भी अटेम्प्ट हो। देखो कौन पार्टनर बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट आपका पार्टनर बन सकता है इन एलएलपी। मतलब क्या रहे, मतलब ध्यान से समझो। अगर मैं चाहूं, देखो उन्होंने 2 लोग बोले, कौन 2 लोग है? एक तो बॉडी कॉर्पोरेट, इसलिए मैंने आपको कहा कि डेफिनेशन पता होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट का, और दूसरा इंडिविजुअल। तो अब इंडिविजुअल एक तरफ है एंड एक तरफ बॉडी कॉर्पोरेट है। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल यानी कि कौन? हमारे जैसे लोग, राइट, हमारे जैसे नेचुरल पर्सन्स। तो अगर 2 इंडिविजुअल मिलके एलएलपी फॉर्म करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक इंडिविजुअल फॉर्म करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप समझो कि बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनीज भी आता है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी और इंडिया का एक पर्सन फॉर्म कर सकता है एलएलपी? बिल्कुल कर सकता है। 2 फॉरेन के एलएलपीज साथ में आके इंडिया में एलएलपी फॉर्म करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से समझो कॉम्बिनेशन में ये 2 लोग ही होना चाहिए। क्या 2 पार्टनरशिप फर्म जो इंडिया में रजिस्टर्ड 2 पार्टनरशिप फर्म आके एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट बाहर की एलएलपी या बाहर का कोई 2 फॉरेन रेसिडेंट है जो इंडिया में फॉरेन नेशनल, मतलब उनका नेशनलिटी बाहर का है बट इंडिया में आके एलएलपी फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर के 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स भी इंडिया में एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं, बाहर का कोई और इंडिया का कोई, ऐसा मिलके भी कॉम्बिनेशन चल सकता है। 2 कंपनीज भी आके एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन 2 पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो अगर आपको एलएलपी बनाना है ना, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ बाहर वालों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाले आके इंडिया में कुछ भी एलएलपी फॉर्म करे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको आगे जाके हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में लिखा है वो क्या है। बट आप लोगों को एलएलपी फॉर्म करने के लिए कोई नहीं रोकेगा अगर आप लोग के पास ये 2 लोग हैं और इन 2 लोगों ने मिलके क्या किया हुआ है, आपकी एलएलपी जो है वो फॉर्म करिए। फिर वो इंडिया का हो बाहर का हो, फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आपके पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो, जो हम लोग सेक्शन 7 में देखेंगे। उसके बाद अब ये हमने देखा कि कौन कर सकता है, कौन बन सकता है एज अ पार्टनर, ठीक है, इन एलएलपी, या कौन एलएलपी फॉर्म कर सकता है। अब कौन लोग हैं जो एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन लोग हैं? एक ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है। कौन है? अनसाउंड माइंड, लेकिन जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। अभी ध्यान से समझो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई भी अपने आप को ऐसा बोल सकता है ना, यार नहीं ये पागल है, हम इनको पार्टनर नहीं बना सकते।
आप इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया कि पागल है, नहीं। आप लोगों को क्या करना होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो इंसान पागल है या नहीं है। तो अनसाउंड माइंड वाला जो पर्सन होगा, लेकिन कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड डिक्लेयर करना चाहिए, वो पर्सन कभी भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और he has applied to be adjudicated as a insolvent and the application is pending, है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मतलब समझो, एक होता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एंड एक होता है जिसका एडजुडिकेशन या एप्लीकेशन पेंडिंग है इंसॉल्वेंसी का। देखो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये दोनों सिमिलर कैटेगरी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। एडजुडिकेशन वाला मतलब जो हमारा सी पॉइंट है, वो क्या बोलता है, he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। मतलब क्या कि यहाँ पे इस सी पॉइंट में उसने एप्लीकेशन किया है, बट कोर्ट अभी भी छानबीन कर रहा है, कोर्ट के पास जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि कोर्ट के पास आपने एप्लीकेशन दे दिया है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दे दिया है, लेकिन यहां पे क्या होता है, कोर्ट में भी आपको डिक्लेयर भी करे इंसॉल्वेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी छानबीन चल रही थी और उसमें पता चला कि आपने जो आपके एसेट्स लायबिलिटीज का जो भी स्टेटमेंट दिया है, उसमें यह दिक्कत है कि आपके बहुत सारे ऐसे एसेट्स है जो बताए नहीं है, जिससे आप लायबिलिटी पे कर सकते हो। मे बी आपका कोई लैंड मिल गया 10 करोड़ का, या मे बी आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल गया जिससे आपके एसेट्स की वजह से आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आप समझो अनडिस्चार्ज्ड मतलब क्या कि वो अभी तक अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुआ है। कोर्ट में भी आगे जाके बोल दे कि ये जो पर्सन है ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ध्यान से समझना, दो लोग हैं, एप्लीकेशन दोनों में जा रहा है, एप्लीकेशन दोनों में पेंडिंग है, लेकिन एप्लीकेशन जो सी पॉइंट है उसमें ऐसा है कि वो पेंडिंग है, वो छानबीन कर रहे हैं। और बी पॉइंट में क्या है कि बी पॉइंट में छानबीन हो रही है और उनको ऐसा समझ में भी आ रहा है कि शायद इनके एसेट्स ज्यादा है और वो आप लोगों को अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोल दे, यानी कि क्या आप लोग अभी तक आपके लायबिलिटीज से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, वो होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। एंड डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब क्या, कोर्ट ने बोल दिया ये डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, बस इससे ये इसकी कोई भी लायबिलिटीज मतलब ये पे ऑफ नहीं करेगा तो भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उसको ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम दी ऑल दी लायबिलिटीज। ओके, तो फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो ध्यान से समझो, क्या डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। लॉ ने रोका है क्या? देखो, लॉ ने कितने 3 पॉइंट बोले हैं, कौन से? ए, बी एंड सी, है ना। ए में अनसाउंड माइंड है, बी में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है एंड सी में भी एडजुडिकेशन पेंडिंग है, ऐसा पर्सन है। तो आप समझो, अगर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, अगर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? क्या? तो बन सकता है, वो उनका मैटर है, उनको बनाना है नहीं बनाना है, लेकिन लॉ ने रोका नहीं है। समझा क्या मतलब? अभी देखो ना, एक बार डिस्चार्ज कर दिया, क्या पूरी जिंदगी इंसॉल्वेंट थोड़ी रहेगा? अमिताभ बच्चन को देख लो, क्या पूरी जिंदगी वो लोग इंसॉल्वेंट रहे? क्या वो इंसॉल्वेंट है? नहीं। तो फिर पॉसिबल है कि अगर कोई डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा तो उससे आप पार्टनर बनाओ, बट वो आपका रिस्क है, उसके मैटर में जो लॉ है वो कुछ नहीं बोलता। ये क्लियर होगा, आई होप सो। क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना सेक्शन नंबर 5 पे। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अगर एटलीस्ट 2, अगर ऐसा है कि एटलीस्ट 2 है, अगर ऐसा है कि आपके कोई भी ऐसा सिचुएशन आया जहां पे आपके पार्टनर्स 2 से नीचे चले गए, तो आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होगा टू मेक श्योर कि आप और एक पार्टनर को लेके आओ, और फिर 6 मंथ्स में जो भी मतलब जब तक न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होता है, सेकंड पार्टनर नहीं आता है, तब तक जो एक अकेला पर्सन एलएलपी जो चला रहा था, जो अकेला पर्सन होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है उस ड्यूरेशन के लिए। बट अगर दूसरा पार्टनर आता है तो उसके बाद वापस से आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंप्लीट मतलब कैरी कर सकते हो। लेकिन ध्यान से समझना, अगर ऐसा हुआ कि 6 महीने हो गए और पार्टनर ही नहीं आया, तो एलएलपी में भी कोर्ट बोल सकता है कि आप क्या करो, आप डिसॉल्व कर दो। ठीक है, तो 6 मंथ्स का टाइम ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए है। तो एक टाइमलाइन हमारे पास आया 6 मंथ्स का, कि अगर पार्टनर का नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस्ड बिलो 2,
तो आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है। नेक्स्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7। देखो पार्टनर एलएलपी तो कोई भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी कि सेक्शन 7 बोलता है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, एंड ये जो 2 है हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब 182 डेज के लिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर में 182 डेज के लिए वो इंडिया में है। तो ध्यान से समझो, 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, जो कौन हो गए वो 2 इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, और इन दोनों में से एक जन कंपलसरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 लोग बाहर से आते हैं, एलएलपी फॉर्म करते हैं, बट इंडिया का कोई पर्सन रखते हैं एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? क्या चलेगा? क्या बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में रह सकता है। क्लियर है? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का आई होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर है। ऐसा पर्सन 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए, एक रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब इंडिया में 182 डेज के लिए, इमीडिएटली ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग 1 ईयर में वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए 182 डेज के लिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंपनीज एक्ट में भी हम लोगों ने देखे थे, वही वापस से उन लोगों ने रिपीट किए हैं। कौन कौन से है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एलएलपी में कंपनीज एक्ट के कुछ फीचर्स एंड आपके पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स है जो क्लब होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, आपको आई होप सो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन आपको समझता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है समझता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि जो मेंबर्स आए जाए फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो एलएलपी है वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब आपकी जो कंपनी होती है वो कंटिन्यू रहती है। वैसे ही एलएलपी में क्या होता है, पार्टनर्स आए जाए फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी टाइप्स। मतलब क्या, अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है, अगर इंसैनिटी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी, फर्क नहीं पड़ता एलएलपी को, एलएलपी कंटिन्यू करेगा। बस मेक श्योर कि 2 पार्टनर्स होने चाहिए एंड 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी आपके पास होने चाहिए। फिर वो जो 2 पार्टनर्स है वही 2 डेजिग्नेटेड रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद जो परपेचुअल सक्सेशन हो गया, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी इज डिफरेंट एंड देयर पार्टनर्स आर डिफरेंट। अगर एलएलपी की जो लायबिलिटी है, अगर वो इंसॉल्वेंट मतलब अगर उनकी लायबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो एलएलपी का जितने भी एसेट्स है ना, सिर्फ एलएलपी के एसेट्स ही यूज किए जाएंगे, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाया जाएगा। पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। क्लियर? उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। म्यूचुअल एजेंसी जो हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट में देखा था। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, राइट? से जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हम लोग बोलते थे, यानी कि क्या एक दूसरे के एजेंट है। बट एलएलपी में क्या है, बहुत ध्यान से समझो, हर एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, बट हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। तो दूसरे पार्टनर ने कुछ कांड किया तो जो आपका जो भी पहला पार्टनर होगा वो लायबल नहीं होगा, वो पार्टनर और एलएलपी जाने। अगर पार्टनर की लायबिलिटी जो भी होगी वो पार्टनर का होगा, बट अलॉन्ग विद दैट एलएलपी भी लायबल हो सकती है। व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, बट बिटवीन पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है, बिटवीन पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंसी होता है। एलएलपी में एलएलपी एंड पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी। तो ये ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी के बाद आता है एलएलपी एग्रीमेंट। ऑब्वियसली आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, आपको इवन विद इन 30 डेज, आगे जाके आएगा, विद इन 30 डेज आपको जो भी आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया है वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉर्म 3 में आपको सबमिट भी करना पड़ता है। ये आपको आगे जाके आएगा, ठीक है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ऑब्वियसली क्रिएटेड बाय लॉ है, इसके लिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। ये सेम जैसे हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में देखा था, कौन सी चीजें कंपनी नहीं कर सकती थी, सेम, क्योंकि नेचुरल पर्सन ये सारी चीजें कर सकते हैं बट कंपनी नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। वैसे ही एलएलपी भी नहीं कर सकता, जेल में नहीं भेज सकते आप, ओथ नहीं ले सकते, कैन नॉट मैरी एंड कैन नॉट गेट डाइवोर्स नहीं ले सकते, एंड आप लोग क्या नहीं कर सकते, एज अ प्रैक्टिस मतलब एज अ प्रोफेशनल आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये क्लियर है? ये 4 चीजें आपको करना अलाउड नहीं है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट इज कॉमन सील, काइंड ऑफ आपको एक सिग्नेचर जैसा होता है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का ऑफिशियल सील है, मतलब आप एक इन शॉर्ट आप एक ऐसा मतलब एक अश्योरिटी देते हो सामने वाले को कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो ये एग्रीमेंट है बिटवीन एलएलपी एंड जो भी सामने वाला थर्ड पार्टी हो या पार्टनर हो जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो मतलब वो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। उसके अलावा और चीजें क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट अलग रहता है।
मिनिमम नंबर 2 चाहिए, मैक्सिमम नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, बट 2 में भी 2 डेजिग्नेटेड होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, जिसमें से एक रेसिडेंट चाहिए। बिजनेस ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर क्या आप लोग सेक्शन 8 कंपनी हम लोगों ने देखा था, है ना, वैसे क्या उन सारे पर्पजेस के लिए एलएलपी फॉर्म कर सकते हो? नहीं, इट ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग दी प्रॉफिट्स। ओके, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब। कॉम्प्रेस एंड अरेंजमेंट, ये अमालगमेशन, मतलब क्या 2 एलएलपीज मिलके एक एलएलपी बना सकते, मतलब उन दोनों का मर्जर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, वो दोनों साथ में आके उनका अमालगमेशन मर्जर, उनको जो भी उनका स्ट्रक्चर बनाना है वो कर सकते हैं, बट 2 एलएलपी साथ में आ सकते हैं और एक ही एलएलपी मतलब वो फॉर्म हो सकती है। मतलब क्या होगा कि 2 एलएलपीज का बैलेंस शीट का एडिशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अमालगमेशन एंड मर्जर्स। ओके, उसके बाद कन्वर्जन से रिलेटेड प्रोविजंस हम लोग आगे जाके देखेंगे। फॉरेन एलएलपी मतलब कौन सी एलएलपी है? जो ऐसी एलएलपी जो रजिस्टर्ड, देखो फॉरेन एलएलपी इज मतलब द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ बिजनेस प्लेस विद इन इंडिया। ठीक है, वो होता है फॉरेन एलएलपी। कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सेक्शन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 ध्यान से समझो, क्या लिखा है सेक्शन 11? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे ही कंपनीज एक्ट के हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखा था, वैसे ही एलएलपी का भी है। एलएलपी का सेक्शन 11 में आप लोग क्या करते हो? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आरओसी को देते हो। तो उस टाइम पे क्या क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबसे पहला तो आपका जो पर्पज होगा वो लॉफुल होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो पर्पज होगा वो लॉफुल के साथ साथ वो प्रॉफिट अर्निंग का पर्पस होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में देना है। एंड मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने समझी? एक तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, इसके बाद लॉफुल पर्पस होना चाहिए, इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग वाला पर्पस होना चाहिए। इसके अलावा जो भी नाम आप लोगों के हैं, मतलब जो भी पार्टनर्स के नाम होंगे, एलएलपी का नाम होगा, वो सारी चीजें आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में देना है अलोंग विद द फीस। और ये सारी चीजों में आप लोग को ऑब्वियसली बात है, आपको आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी एड्रेस है वो भी देना है। इसके अलावा ये सारी चीजों में आपको, ये आपका मेन बेस हो गया। इसके साथ आपको और क्या क्या चीजें हैं जो सबमिट करनी है? सबसे पहला, एक तो आपका जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो भी स्टेटमेंट आप उन लोगों ने बताया होगा वो। इसके अलावा एक एलएलपी में फॉर्मेशन करते टाइम पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन सीए में कौन लोग इन्वॉल्व थे, उन सारे लोगों का सीएमए, ये सारे लोगों का क्या होगा? इन सारे लोगों का, एडवोकेट, एलएलबी जो भी हो इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों का आपको एक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा सब्सक्राइबर, वन हु हैज सब्सक्राइब्ड इज नेम्ड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो एक चाहिए। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स है ये एक्ट के अंडर, वो सारी चीजें आपको देनी है। और जो भी इनको इंसिडेंटल मैटर्स पे वो मांगेंगे। तो बहुत सिंपल है। क्या क्या? पहले मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, उसके बाद लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, नाम देना है आपको एलएलपी का, पार्टनर्स का, एंड इन लोगों के साथ साथ आप लोग को उसके साथ साथ जो भी आपको स्टेटमेंट दिया होगा वो देना है। एंड उस स्टेटमेंट में अटैच क्या करोगे? जो भी सीएमए एंड एडवोकेट जो भी इन्वॉल्व थे, जिनका भी एंगेजमेंट था, उनसे आप एक डिक्लेरेशन टाइप लेते हो, या फिर उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, यानी कि जो पार्टनर्स है, उनका एक आपका एक स्टेटमेंट आएगा। एंड जो भी अदर चीजें मांगेगा सामने वाला, आरओसी जो भी मांगेगा वो आपको देना है, राइट। तो ये सारी चीजें रजिस्ट्रार को आप सबमिट कर दोगे इन व्हाट? सेक्शन नंबर 11। इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स का एड्रेस, एलएलपी का एड्रेस, उन पार्टनर के नाम, देखो नाम जो भी एलएलपी का है, जो भी बिजनेस उन्होंने बोला है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, जो भी पार्टनर है उनके नाम चाहिए, जो भी एलएलपी है उसका देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नाम चाहिए, और जो भी एलएलपी को मांगा जाएगा। बट मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है कि जो भी आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है उसमें या तो वो इंफॉर्मेशन फॉल्स थी, या तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन थी वो बिलीव कर रहा था कि यार ये शायद सच नहीं है, बट फिर भी अगर आपने किया तो आपको पनिशमेंट होगी, जो कि 2 साल के लिए आपको एक्सटेंड किया जा सकता है, अलॉन्ग विथ व्हाट? अलॉन्ग विथ द फाइन ऑफ ₹10,000 विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू
5 लाख रुपीज। ये हुआ आपका सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 इट टॉक्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजें सेक्शन 11 में होगी। 11 में आप सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद सेक्शन 12 की बारी आएगी। सेक्शन 12 में क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन है इनकॉर्पोरेशन का वो होगा, जो इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार होगा, जहां पे रजिस्ट्रार अब यहां से गया सेक्शन 11, सेक्शन 12 वहां से आएगा। यानी कि क्या, रजिस्ट्रार सामने रजिस्ट्रार देखेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, अगर उसे कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो वो आपको 14 डेज का टाइम दे, मतलब वो आपको जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेगा एंड विद इन 14 डेज आपको जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एंड उसको आप लोगों को देख के जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है आपने वो सारी चीजों को सबमिट करके विद इन 14 डेज आपको क्या आपको इशू किया जाएगा, क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा LLP एक्ट का। ओके, एंड जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपका कंक्लूसिव एविडेंस होता है। बहुत बार क्वेश्चन डाल देते हैं, दी रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ LLP, एक्सप्लेन, बस इतना ही लिखेंगे। तो आपको सेक्शन 12 के बारे में लिखना है सेक्शन, और आपको बताना है कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। उसके बाद आता है सेक्शन 13 जो बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। ऑब्वियसली बात है, आपको जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका जैसे आप एड्रेस बताते हो वैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी बताते हो, वैसे ही LLP का भी बताना है। LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पे रजिस्ट्रार सारी चीजों को कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसीलिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस आपको बताना है। अगर आपका प्लेस चेंज हो जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस का या फिर कोई भी ऐसी मतलब चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको वापस से रजिस्ट्रार को बताना है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में था अब दिल्ली में शिफ्ट हो गया, तो आपको रजिस्ट्रार को वो चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर नहीं किया तो आपको अगेन पेनल्टी होता है। ये क्लियर हुआ? तो सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन प्लेस, ठीक है। तो आपका 11 आपने रजिस्ट्रार को दिया, सेक्शन 12 में रजिस्ट्रार से इनकॉर्पोरेशन आया, सेक्शन 13 में आप लोगों ने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करी। अब जो सामने वाले से आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया है, हम लोग सेक्शन, अब ऑब्वियसली बात है ना, रजिस्ट्रार सेक्शन 12 में, अब याद कैसे रहेगा, 11 गया 12 आया, अब 12 आने के लिए 13 दिया है, क्यों? क्योंकि कहाँ रजिस्ट्रार कहाँ कम्युनिकेट करेगा वो थोड़ी पता है, इतनी सारी कंपनीज है, रजिस्ट्रार तो एक ही है बट कंपनीज तो बहुत सारी है ना, तो कम्युनिकेट कहाँ करना है, तो जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसलिए सेक्शन 13 आया। फिर अब सेक्शन 13 होने के बाद सेक्शन 13 का इफेक्ट क्या होगा, सेक्शन 14 में बताया है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या क्या चीजें होंगी। ऑब्वियसली आपको पूरा प्रॉपर एक एग्जिस्टेंस मिल गया, लीगल आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी मिल गया है, तो आपके अगेंस्ट भी कोई केस फाइल कर सकता है, आप चाहो तो किसी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हो। आप प्रॉपर्टीज को आपके नाम पे यानी कि LLP के नाम पे आप प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हो, कॉमन सील होगा एंड जो भी आपके लॉफुल बिजनेसेस होंगे, ये सारी चीजें कहाँ होंगी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, मतलब सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 के बाद आता है सेक्शन 15, 16, 17 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15, 16, 17 पे यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, सबसे पहले तो LLP है तो आपको एक्रोनिम यूज करना होता है LLP। ओके, LLP आपको ऐसा लास्ट में LLP का एक्रोनिम यूज करना होता है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना होता है। अगर ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपका जो भी LLP का नाम है वो अनडिजायरेबल है या फिर ऐसा आइडेंटिकल है, रिसेंबल करता है किसी और के ट्रेडमार्क से या पार्टनरशिप या फिर LLP से, तो फिर क्या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से, तो आपको वो नाम नहीं दिया जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे आप लोगों को ना 6 नाम देने होते हैं। जैसे हम लोग सेक्शन 16 देखेंगे तो आपको उसमें 6 नाम देने होते हैं। तो आपका अगर कोई ऐसा नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जगह पे आपने बस रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो लोगो है उसकी जगह पे आपने कुछ और ट्रेडमार्क आपका बना दिया, उनके ट्रेडमार्क की जगह बस रिलायंस नाम रखा लेकिन ट्रेडमार्क कुछ अलग रखा, नहीं चलेगा। या फिर आपने रखा कि जैसे टाटा एंड टाटा सन्स है ना, तो आपने रखा टाटा डॉटर्स, अरे क्या, ये चीजें नहीं चलेंगी, राइट। तो ये अनडिजायरेबल नेम है, आइडेंटिकल है, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। जहां पे आपका नाम कुछ सिमिलर है जिसकी वजह से आप में भी आप दूसरों को, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था, याद है आपको, स्टारबक्स के साथ ऐसा हुआ था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नाम अगर है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वो, अगर वो ओपिनियन का होगा तो वो नाम आपको रजिस्टर, आपकी LLP होगी ही नहीं। ये क्लियर हुआ। सेक्शन 15 में ये बात करिए। सेक्शन 16 में क्या हुआ है, सेक्शन 16 में नाम को रिजर्व कर दिया है। रिजर्व करना यानी कि क्या, जब भी आप नाम बताते हो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में तो 6 नाम बताते हो,
बाकी 5 इतना इररिलेवेंट होते हैं वैसे तो, बट आपका जो मेन जो पहला नाम होता है वही आपको यूजुअली दिया जाता है। अगर ऐसा होता है कि आपने जो भी नाम दिया है वो डिजायरेबल है, उसमें कोई ऐसा आइडेंटिकल मतलब किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने जैसा कोई चीज नहीं है, तो फिर आपके लिए वो नाम 3 मंथ्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। और 3 मंथ्स कब से रहे वो देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। मतलब क्या, रजिस्ट्रार ने आपको बता दिया कि ये नेम आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, आपको वो नाम रिजर्व आप लोगों के लिए ही किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है सेक्शन 17 जो कि बात करता है चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी इररिस्पेक्टिव ऑफ, यानी कि क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 15 and 16। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वही होगा कि यहाँ, यानी कि ही क्या, कि अगर ऐसा कभी भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गया कि जो नाम है सेक्शन 15 के तहत है या फिर सेक्शन मतलब 15 के जो भी उन्होंने बताए थे उसके अकॉर्डिंगली है, तो वो नाम वहां पे तो बोल दिया कि वो नाम अलाउड नहीं है, वो एलएलपी नहीं चलेगा। लेकिन आपको नाम चेंज करने के लिए बोलेंगे, तो नाम चेंज करने के लिए बोलना है, ये कहाँ लिखा है, ये सेक्शन 17 में लिखा है कि आपको नाम चेंज करने के लिए बोला जाएगा और आपका एलएलपी भी उस टाइम पे रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम एंड द एलएलपी शैल कंप्लाई विद द सेट डायरेक्शन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन गिवन और सच लॉन्गर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी गिवन द, मतलब एडिशनल टाइम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको दे सकता है। तो आप लोग के लिए क्या लिखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नाम चेंज करने के लिए बोला तो अभी भी आप लोग को जब डायरेक्शन दिया जाएगा उससे 3 मंथ्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने नाम दिया, ठीक है, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आरओसी से, इंटीमेट करने के बाद 3 महीने के लिए वो रिजर्व किया जाएगा। लेकिन आपको या तो वो हाँ रिजर्व होगा या तो ना रिजर्व होगा। अगर हाँ रिजर्व हुआ तो आप वो एलएलपी फॉर्म हो जाएगी आपकी उस नाम से, अगर ना हुआ तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ना हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगा उस जो भी उस दिन पे, जिस भी दिन उन्होंने डायरेक्ट किया है उस दिन से अगले 3 मंथ्स तक आपको वो डायरेक्शन को कंप्लाई करना है। नहीं किया तो अगेन पेनल्टी आपको भरनी है। इसके अलावा आपके नाम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म है, फॉर्म देखो, फॉर्म नंबर E1, E2 एंड यहाँ पे E3 फॉर्म है ना। तो अगर आपको नाम रिजर्व करना है, E1 में आपका नाम रिजर्व होगा, E2 में आप लोगों को जो भी डिटेल्स, इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स जो भी हम लोगों ने देखा, जो भी डिटेल्स मांगे थे, एंड एलएलपी एग्रीमेंट आपको E3 में देना है विद इन 30 डेज ऑफ एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट, पार्टनर्स एंड उनके रिलेशनशिप। एलिजिबिलिटी टू द पार्टनर सेक्शन 22, यानी कि क्या, कि कौन कौन पार्टनर एलिजिबल होते हैं जिनका नाम एलएलपी में एज ए सब्सक्राइबर लिखा जाएगा, सिर्फ वही लोग एज अ पार्टनर एडमिट होंगे। अब उनका जो भी ड्यूटीज है, राइट्स है, वो सारी चीजें लिखेंगे। सेक्शन 23 में रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, मतलब क्या, कि पार्टनर्स जो है, एक पार्टनर के बीच में जब भी एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने म्यूचुअल एजेंसी देख लिया, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एक पार्टनर एलएलपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रिंसिपल एलएलपी है, एजेंट पार्टनर है। तो वो रिलेशनशिप आप लोगों को ये समझना है, यहाँ पे पार्टनर कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है और उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वो डिसाइड कर लेंगे। नॉट एक्सपेक्टेड मच ऑन सेक्शन 23। सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है, सेसेशन ऑफ, यानी कि क्या, एंड ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट। कब होता है एंड ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट? अगर कोई पार्टनर चाहता है कि उसको रिटायर होना है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो देखो, जब रिटायर होना चाहता है वो, उसके पहले 30 दिन पहले, मतलब जिस भी दिन उसको जाना है उसके 30 दिन पहले उसको कंपलसरी नोटिस देना जरूरी है। नॉट लेस देन 30 डेज ऑफ दी, मतलब जब भी वो रिजाइन करना चाहता है उसके इन राइटिंग में आपको नोटिस देना है। एंड उसके बाद किसको देना है? एंड टू द अदर पार्टनर्स आपको इंटीमेट करना है विद इन 30 डेज। ओके, उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर है, दूसरा पार्टनर जो कि सीज हो सकता है किस रीजन से, एक तो आप रिटायरमेंट की वजह से आपका इंटरेस्ट खत्म होगा, दूसरी चीज डेथ हो गई, तो क्या पार्टनर मतलब एलएलपी खत्म हो जाती है? पार्टनरशिप तो खत्म हो जाती है, एलएलपी नहीं होगी। तो डेथ हुआ तो मतलब ऑब्वियसली अदर प्रोविजंस है, पार्टनरशिप में हम लोग जाएंगे नहीं अभी। डेथ हुआ तो, या फिर एलएलपी का डिसोल्यूशन हुआ
तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया तो, उसके अलावा एडजुडिकेटेड और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट कर दिया तो पॉसिबल है कि आपका जो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो कौन कौन सी, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, है ना, अनसाउंड माइंड एंड एडजुडिकेटेड एज ए इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अगर है तो आपका वैसे भी अगर कोई पार्टनर था और बाद में इंसॉल्वेंट उसको डिक्लेयर किया तो उधर ही वो पार्टनर खत्म हो गया। फिर बाद में वापस से आपको उसको एडमिट करना है, वो आपकी मर्जी, हम उस पर कुछ नहीं बोलने वाले, वो बाद की बात हो गई। बट जब भी वो अभी ऑलरेडी वो जब एडमिट किया था तब कुछ नहीं था, बाद में वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। तो रिजाइन, उसके बाद डेथ, उसके बाद पार्टनर्स, मतलब ऑब्वियसली एलएलपी चलता रहेगा बट पार्टनर की में भी डेथ हो सकती है, पार्टनर का रिटायरमेंट हो सकता है, एलएलपी ही खत्म हो सकती है, या फिर अनसाउंड हो सकता है कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है, पॉसिबल है। अगर ऐसी सारी सिचुएशंस होती है तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा, और जैसे ही उसका इंटरेस्ट सीज हो जाएगा आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना जरूरी है। नोटिस देने यानी कि क्या, उसको इन्फॉर्म कर दो रजिस्ट्रार को कि ये पार्टनर आज के बाद हमारे पास एज अ पार्टनर इन द नेम ऑफ मतलब एलएलपी के नाम में एज अ पार्टनर नहीं रहेगा, ये आपको बताना जरूरी है रजिस्ट्रार को। अब जब वो बाहर जा रहा है तब क्या होगा रे, जब भी वो बाहर जाएगा ऑब्वियस सी बात है आप लोग पूरा हिसाब किताब तो करोगे, तो जब आप हिसाब किताब कर रहे हो तो उसको, आप लोगों को, जो भी पर्सन बाहर जा रहा है उसे एलएलपी ने क्या क्या चीजें देनी है, जो भी उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसने किया है एंड जो भी उसका शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी कि क्या, प्रॉफिट्स माइनस जो भी लॉस है, ये सारे एक्यूमुलेटेड, जो भी आपका बचा हुआ रहेगा वो आपका हिस्सा अलोंग विद द कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो आप लाए थे। ऑब्वियसली ना, आप कैपिटल लेके आए, बिजनेस किया, ऑब्वियसली आपने प्रॉफिट भी तो अर्न किया होगा, मे बी लॉस भी अर्न किया होगा, तो आपका वो जो भी अर्न किया हो, एक तो कैपिटल जो ब्रॉट इन है एंड जो भी आपका प्रॉफिट माइनस लॉस एक्यूमुलेटेड जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को ये चीजें आपको एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ बाहर जब भी आपका सेसेशन होगा तब आपको मिलेगा। एंड अगर डेथ एंड इंसॉल्वेंसी हो जाता है तो फिर पॉसिबल है कि डेथ हो जाता है तो आपका मे बी शेयर, आपका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको दिया जाता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन दी पार्टनर्स, यानी कि क्या, सेक्शन 25 में क्या लिखा है, अगर ऐसा होता है, ध्यान से समझो, पार्टनर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब क्या, पार्टनर का नाम बदल दिया, या फिर नाम कैसे बदल देते हैं, नाम बदलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ लोग करते हैं ना ऐसे, कुछ ज्योतिष बता देते तो आई की जगह ई लिख दिया, ई की जगह आई कर दिया, डबल ए कर दिया, ऐसे कुछ फैंसी सी चीजें करते हैं, डबल ई कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑब्वियसली आपको वैसे का वैसा नाम आपको आरओसी को बताना होता है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि पार्टनर ने अपना नाम चेंज किया है या फिर उसका एड्रेस चेंज किया है तो विद इन 15 डेज आपको जो भी चेंज होगा उसके विद इन 15 डेज आपको एलएलपी को बताना है। तो पार्टनर है, पार्टनर को एलएलपी को बताना है विद इन 15 डेज, एंड जब एलएलपी जो है, एलएलपी आगे विद इन 30 डेज बताएगा किसको, आरओसी को, कि बाबा ये पार्टनर है, इसका नाम या तो एड्रेस जो भी है वो चेंज हो चुका है। ये क्लियर है। तो 30 डेज कब आप लोगों ने देखना है, स्टार्टिंग में 15 डेज का टाइम है पार्टनर को एलएलपी को बताने का, घर का मामला है तो 15 डेज मोर देन सफिशिएंट टाइम, एंड उसके बाद एलएलपी आरओसी तक कब बताएगा, विद इन 30 डेज। क्लियर है। और अगर नहीं बताया तो मतलब आपको फॉर्म, फीस सब कुछ देना है और सारी चीज़ों को ध्यान से कंप्लीट करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पेनल्टी भरनी होगी। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टीज दी है। पेनल्टीज यूजुअली आई नेवर रेकमेंड कि आप लोग मतलब याद करो, बट हाँ कभी कभी कुछ सिचुएशंस में अगर आप पेनल्टीज भी लिखते हो तो अच्छा इंप्रेशन जाता है सामने वाले पे जो पेपर चेक करने वाला होता है। ओके इसके बाद ये सारी चीजें खत्म होने के बाद आता है नेक्स्ट, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। सेक्शन 26 में बोला गया है कि देखो ध्यान से, ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है और बहुत सही लाइन है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर, बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। ये क्लियर है। तो लायबिलिटी कैसा होगा रे, लायबिलिटी कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप लोग कोई भी एक्ट करते हो तो आप लोगों को एलएलपी इज नॉट बाउंड, एलएलपी इज नॉट बाउंड, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन अभी एलएलपी कब कब लायबल नहीं होगा, अगर ऐसा एक्ट होता है जहां पे पार्टनर को अथॉरिटी नहीं दी थी
फिर भी वो एक्ट हुआ, या फिर पार्टनर नोज दैट नो अथॉरिटी, मतलब उसको पता था कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी उसने कुछ किया कांड, तो फिर एलएलपी यूजुअली लायबल नहीं होता है। एलएलपी इज लायबल इफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज लायबल टू एनी ऑफ द पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ wrongful act or the omission on his part in the course of business of LLP with its authority। मतलब क्या रे, अगर ऐसा होता है कि एलएलपी मतलब पार्टनर लायबल है उसके कोई रॉन्गफुल एक्ट के लिए, रॉन्गफुल ओमिशन के लिए, तो दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होता है लेकिन एलएलपी लायबल होगी। ये क्लियर है, एलएलपी लायबल होगी इन दैट सिचुएशन। द लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी एलएलपी का होगा उसमें। अब यहाँ पे वही लिखा है, अगर दूसरा पार्टनर, अगर कोई पार्टनर के एक्ट में अगर पार्टनर ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है, ओमिशन किया है, तो दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। शैल नॉट बी पर्सनली लायबल। ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है होल्डिंग आउट। ये सेक्शन 29 है। सेक्शन 28 पार्टनरशिप एक्ट एंड सेक्शन 29 ऑफ एलएलपी एक्ट दोनों भी सिमिलर ग्राउंड्स पे चलते हैं, राइट। सिमिलर ग्राउंड्स पे यानी कि क्या, सेक्शन होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने क्या किया, आप कोई एलएलपी में पार्टनर नहीं है बट आप लोगों ने ऐसा रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया किसी और को, जैसे कि आप कोई पार्टी में गए, आप 3-4 दोस्त साथ में खड़े हैं और आपको ये एलएलपी का पार्ट तो नहीं है लेकिन वो तीनों की एलएलपी है, और उन तीनों ने इस तरीके से थर्ड पर्सन के सामने रिप्रेजेंट किया कि एज इफ आप भी उसमें पार्टनर है, एंड उसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है उन्होंने एलएलपी को मे बी कोई बेनिफिट दिया होगा, मे बी लोन दिया या कुछ भी दिया है, तो आप क्या बन जाते हो, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल है बिकॉज आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाते हैं। ये क्लियर है। तो अगर आपने ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन किया है तो आप लोग भी लायबल होने वाले हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर अनलिमिटेड फ्रॉड किया तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉड किया तो सीधी सी बात है, कोई भी पार्टनर भी फ्रॉड करे, यहाँ पे हर बार लिमिटेड लायबिलिटी थी, बट अगर आपने फ्रॉड किया तो छोड़ेंगे नहीं। फ्रॉड किया है मतलब आप तो फिर ऐसे ही करोगे, लिमिटेड लायबिलिटी है, आप उतनी एसेट्स नहीं रखेंगे, लायबिलिटीज लिमिटेड है, आप बोलोगे कि नहीं अरे हो गया फ्रॉड किया है, अब लिमिटेड ही लायबिलिटी। अगर फ्रॉड किया तो आपकी लायबिलिटी सीधा अनलिमिटेड करी जाती है। इन केस ऑफ फ्रॉड देखो, इन केस ऑफ फ्रॉड अगर इन द इवेंट कैरिड आउट बाय एनी पार्टनर और द एलएलपी विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और द एलएलपी और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी fraudulent purpose the liability of the LLP partners who acted with an intent to defraud the creditors fraudulent purpose shall be unlimited। यानी कि क्या, आपकी लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड कैरी आउट करी जाएगी। क्लियर है। अगर हाँ, अब इस सिचुएशन में ध्यान से समझना, however in case of such act is carried out by a partner and LLP is liable in the same extent as if the partner, but मतलब क्या कि एलएलपी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी के तहत जा सकती है, मगर अगर एलएलपी ने प्रूव कर दिया कि मुझे नॉलेज नहीं था कि ये सारी चीजें गलत हो रही है, कुछ भी गलत हुआ है, तो एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, बट ये उसको प्रूव करना होगा। एंड उसके बाद अगर वैसा है तो अगर आपने वो फ्रॉड के बाद भी अगर आपने लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करी तो आपको पेनल्टी दी गई है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 31, विसल ब्लोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि क्या, अगर आप पे कोई भी लायबिलिटी पेनल्टी मतलब आपने कोई कांड करे, ओके, और आपने जब कोई कांड करे, 2 लोगों ने कांड करे, 3 लोगों ने कांड करे, उसमें भी आपका थोड़ा बहुत भी पार्ट रहेगा, बट आपने फिर भी आपने क्या किया, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे या कोर्ट था, देखो कोर्ट था, ट्रिब्यूनल था, या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उनके साथ आपने कोऑपरेट किया, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन दी, तो फिर इन दैट सिचुएशन अगर आपने कोई कुछ भी ऐसा उनको हेल्प किया होगा तो फिर पॉसिबल है कि आपकी जो आपको जो है आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कोई भी देखो, पार्टनर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, एक तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। किस तरीके से कि एक तो जो भी एलएलपी होगा या जो भी पार्टनर होगा वो किसी भी तरीके से आपको सस्पेंड, डिस्चार्ज, थ्रेटन, हरास नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई भी चीजें होती है तो फिर जिस पार्टनर ने ऐसा थ्रेटन किया होगा उसको पकड़ेंगे। तो आपने विसल ब्लोइंग इज नथिंग बट कि जब आप पे कोई लायबिलिटी होती है और आप यूजफुल इंफॉर्मेशन कुछ सामने वाले को बताते हो तो मे बी आपको एग्जम्पशन मिलता है। उसके बाद फाइनल डिस्क्लोजर आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, डबल एंट्री, एक्रूअल बेसिस, है ना, ये सारी चीजें रजिस्टर ऑफिस में आपको रखनी है सारी चीजें। आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो होता है, यानी कि क्या, आप देखो लिमिटेड लायबिलिटी है,
तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको सामने वाले को ये बताना है, सामने वाले को यानी कि आरओसी को ये बताना है कि देखो हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है जो हमारे लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। तो वी हैव दी, तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड सॉल्वेंसी यानी कि वी आर नॉट इंसॉल्वेंट वी आर सॉल्वेंट, ऐसा करके आपको एक स्टेटमेंट देना है जो कि आप दोगे विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लास्ट डे यानी कि 31 मार्च जब भी खत्म होगा तो 30 सितंबर आपको देना है वो स्टेटमेंट। क्लियर? उसके बाद नहीं दिया तो पेनल्टीज है। उसके बाद आता है सेक्शन 35 जो कि होता है एनुअल रिटर्न के बारे में। क्या लिखा है? एनुअल रिटर्न आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको देना है, यानी कि 31 मार्च को आपका ईयर खत्म हो जाए तो 30 मई तक आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है आरओसी के पास अलोंग विद द फीस। नहीं किया तो अगेन पेनल्टीज है। कन्वर्जन आप कर सकते हो, कन्वर्जन हम लोगों ने शेड्यूल 2, 3, 4 देखा था, उसी के बारे में लिखा है कि अगर आप चाहो तो आपके कन्वर्जन कर सकते हो। क्या क्या कन्वर्जन कर सकते हो? फर्म का एलएलपी में कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड का एलएलपी में कर सकते हो, अनलिस्टेड पब्लिक का कर सकते हो एलएलपी में, बट लिस्टेड पब्लिक एलएलपी नहीं होता है, समझा? तो ये आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ये किसी भी वे से कन्वर्जन अलाउड है। अगर आपने कन्वर्जन किया तो क्या होगा? कन्वर्जन के केस में सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करी तो आपको एलएलपी हटा के आपको प्राइवेट लिमिटेड एक्रोनिम लगाना पड़ेगा। जो भी आपके एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस थे उसकी जगह पे अब आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। जो भी एसेट्स लायबिलिटीज वहां पे थी वो सारी एसेट्स लायबिलिटीज आपकी कंटिन्यू होगी। इसके अलावा आपको 15 डेज में आपको आरओसी को इन्फॉर्म भी करना है। एलएलपी ने कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है? 15 डेज में इन्फॉर्म करना है आरओसी को, एलएलपी ने करना है आरओसी को, ध्यान में रखना। एलएलपी इन्फॉर्म टू आरओसी, एलएलपी आरओसी को इन्फॉर्म करेगा कितने दिनों में? 15 डेज में इन्फॉर्म करेगा। मैंने एक जगह पे लिख के रखा है, मैं आपको एक जगह पे जितनी भी टाइमलाइंस आपके लिखे हुए हैं एंड में जब बताऊंगी तो मैं आप लोगों को उसमें बस एडिशन कर रही हूँ कि ये पॉइंट शायद मैंने लिखा नहीं है, तो लेट मी जस्ट ऐड दिस। रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कन्वर्जन का रजिस्ट्रेशन है तो ओके। उसके बाद आगे नेक्स्ट इफेक्ट्स, ऑब्वियसली सारे जैसे आपके लाइबिलिटीज एसेट सारी कैरी फॉरवर्ड होंगी, ये हटा के वो कंपनी का नाम आएगा और सारी चीज़ें आपको एप्लीकेबल होंगी। फॉरेन एलएलपी मतलब जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है बट बिजनेस प्लेस इंडिया में है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 63 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वाइंडिंग अप एंड द डिसोल्यूशन। सेक्शन 63 कब कब होगा? एक तो वॉलेंट्री खुद से कर लो या फिर ट्रिब्यूनल बताएगा। खुद से किया तो फिर ठीक है वॉलेंट्री, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बताया तो कौन से सिचुएशंस है? सेक्शन 64 बताता है। कौन कौन से है? सबसे पहला, एलएलपी डिसाइड्स दैट द एलएलपी टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, सीधा, ठीक है। दूसरा, विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अगर आपके जो भी नंबर्स है वो लेस देन 2 है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा सेक्शन 6 में देखा मिनिमम 2 चाहिए, 2 से कम हुआ तो 6 महीने का टाइम है। अगर 6 महीने में भी नहीं ला पाए तो सीधा वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप अनेबल टू पे द डेट्स यानी कि आपके लाइबिलिटीज इतने ज्यादा है कि आपके एसेट्स सफिशिएंट नहीं है पे ऑफ करने के लिए, अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को हार्म करता है, तो उसके अलावा अगर आपने, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और द एनुअल रिटर्न्स फॉर द 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 5 लेकिन कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर है, ये ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब एक साल के लिए दिया, दूसरे साल के लिए नहीं दिया, तीसरे साल के लिए दिया तो चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आपने 5 फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया तो फिर सीधा आपको ट्रिब्यूनल बोलेगा बंद कर दो एलएलपी, एंड अगर उनको कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स लगते हैं तभी भी बोला जा सकता है। और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स बोलेंगे आपको वैसे सारी चीजें करनी है। मिसलेनियस में क्या है? अब मिसलेनियस में है, हाँ, अगर मिसलेनियस में एक तो ये है कि अगर कोई भी एप्लीकेबल करना है सेक्शन 67 में, अगर कंपनीज एक्ट के कोई भी प्रोविजंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एलएलपी में आने चाहिए, तो आपको जो भी प्रोविजंस होंगी वो अप्रोक्सीमेटली मतलब टोटल पीरियड 30 दिन के लिए, यानी कि राज्यसभा लोकसभा 2 हाउसेज होते हैं, 2 सेशंस होंगे, तो ये जो 2 पार्लियामेंट्री जो 2 आपके पास हाउस है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों का मिला के 30 दिन तक वो ड्राफ्ट आपके पास रखा जाएगा। फिर आप डिसाइड करो आपको
आपको वो एप्लीकेबल करवाना है नहीं करवाना है। एप्लीकेबल करवा सकते हो करवाओ, नहीं तो नहीं भी किया तो भी ठीक है, बट आपको टोटल पीरियड कितना दिया जाएगा, 30 दिन का दिया जाएगा। 30 डेज के लिए वो जो भी प्रोविजंस होंगी वो या जो भी ड्राफ्ट होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो रखा जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस यही है कि सेक्शन 68 बात करता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फाइल करने, मतलब क्या आप लोगों को ऐसे जरूरी नहीं कि फिजिकली जाके आरओसी के पास दो, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सबमिट कर सकते हो। एनुअल रिटर्न्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं आरओसी ने, अगर आपने वो प्रोवाइड नहीं करे तो आपको 300 दिन का टाइम भी दिया जाता है। ध्यान से समझो, टाइम लिमिट अप टू अ पीरियड ऑफ 300 डेज फ्रॉम द डेट विद इन विच इट शुड हैव बीन फाइल्ड। जब भी आपको फाइल करना था, जैसे एनुअल रिटर्न है 2 महीने में फाइल करना था तो 30th मई तक करना था, आपने 60 डेज में करना था, आपने 30th मई तक नहीं फाइल किया तो आपको मे बी एडिशनल 300 डेज का टाइम दिया जा सकता है अगर आरओसी चाहे तो, अलॉन्ग विद द फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। 300 डेज ध्यान रखना अगर, और हाँ आरओसी चाहे तो मे बी 300 डेज के बाद भी टाइम ऐड कर सकता है अलॉन्ग विद द एडिशनल फीस। एंड उसके बाद आते हैं एलएलपी एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस। एक डिफरेंशिएशन, जो देखो डिफरेंशिएशन आप लोग के लिए होमवर्क होगा रिवाइज करने के लिए, और ये एक्सपेक्ट करो कि आपके एग्जाम में एक ना एक डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स फॉर श्योर एग्जाम में पूछते ही है। अब वो कुछ भी हो सकता है, मे बी ये या इसमें से 2 हो सकते हैं, या मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लोग को रिवाइज करना है आपके एंड पे। एंड आई गेस इसी के साथ हम लोगों ने पूरा समरी खत्म कर दिया है। लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि क्या क्या टाइम लिमिट्स है आप लोगों के पास। आप लोगों को ये अगला जो मैं 2 मिनट बता रही हूँ, आप लोगों को मैं चाहूँ तो मैं आपको लिख के दे सकती थी, रेडीमेड सारी चीजें दे सकती थी, बट मैं नहीं दूंगी। आई एम मेकिंग श्योर कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि अगर एक बार आप लोगों ने लिख दिया तो याद जल्दी हो जाएगा आप लोगों को। तो मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, जितने भी टाइम लिमिट्स है सबको साथ में मैंने एक जगह पे लिखा हुआ है। क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला सेक्शन 6 में आपको बोला है मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, अगर वो कम होते हैं तो आपको कितने टाइम दिया हुआ है, 6 मंथ्स का ही टाइम दिया है, अगर नहीं हुआ तो वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो ये टाइम लिमिट आपका आया था 6 मंथ्स का, वो था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए। उसके बाद सेक्शन 12 में एक टाइम लिमिट था कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपने देने के बाद सामने वाले से रजिस्ट्रार से आएगा आपको, तो वो 14 डेज का टाइम था आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट आपको करना है, फॉर्म 3 में आपको वो डायग्राम था वहां पे लिखा था 30 डेज में आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बनाना है। उसके बाद रिटायरमेंट का जो नोटिस होता है, जब भी पार्टनर को रिटायर होना है तो वो 30 दिन में नोटिस देगा। अगर पार्टनर का चेंज है नाम में या एड्रेस में तो वो एलएलपी को विद इन 15 डेज बताएगा, और फिर एलएलपी विद इन 30 डेज बताएगा आगे जो भी आरओसी को उसको पार्टनर के बारे में बताना है, एलएलपी बताएगा। ठीक है, विद इन 6 मंथ सॉल्वेंसी स्टेटमेंट आपको देना है, राइट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी देना है। उसके अलावा एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है आरओसी को विद इन 60 डेज। इसके अलावा बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 30 डेज का टाइम लिमिट दिया है, टोटल पीरियड 30 डेज। आपका कोई भी प्रोविजन अगर आपको रखना है तो अगर आपका एलएलपी का चेंज होता है, ठीक है, आपका कन्वर्जन हो जाता है, मतलब आप मे बी कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एलएलपी में अगर कन्वर्जन होता है तो 15 डेज में आपको आरओसी को बताना है। एंड अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करते हो तो आपके लिए 300 दिन का भी समय दिया हुआ है। तो ये कुछ टाइमलाइंस थी जो आपको समझनी है, और आई होप सो जितना भी मैंने जो पिछले 1-1.5 मिनट में बोला है आप लोग वो एक जगह पे लिखोगे, ताकि टाइमलाइंस में आप कभी भी कंफ्यूज्ड ना हो। मे बी पॉसिबल होगा तो 6 मंथ्स वाली सारी एक जगह पे लिखो, जैसे सॉल्वेंसी स्टेटमेंट 6 मंथ्स था, या मिनिमम 2 मेंबर्स में 6 मंथ्स था। 30 डेज वाले सारे साथ में लिखो, 14 डेज का एक ही था, 15 डेज के 2 प्रोविजंस थे, तो इस तरीके से 60 डेज का एक ही प्रोविजन था। तो आपको एग्जैक्ट याद रहेगा कि कहां से, और ध्यान रखना ऐसा नहीं कि 30 डेज लिख दिया बात खत्म, 30 डेज कहां से, मतलब कि किस दिन से 30 डेज वो ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो वो चीज आप देखो तो कहाँ से है, कितने दिन है, और किस प्रोविजन के लिए है, कौन से सेक्शन के अंडर लिखा है, ये 3-4 चीजों का आप एक प्रॉपर एक समरी आपके पास लिख सकते हो। मैंने तो बनाया है, लेकिन मैं आपको रेडीमेड वो चीज नहीं देने वाली, आप लोगों को खुद थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग एलएलपी एक्ट का रिविजन यही खत्म करेंगे, एंड हम लोग मिलेंगे अगले जो भी रिवीजन सेशन है उसके लिए, जो कि मोस्टली होगा पार्टनरशिप एक्ट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।